हेलो बच्चों, आई एम संजय भटनागर दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय संजय भटनागर। यार, अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई एश्योर यू कि अगर आपने मेरी क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करा तो आपके 90% प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी इकोनॉमिक्स को मैंने बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स में, छोटे छोटे वीडियो क्लासेस में बांटा हुआ है। अगर आप शुरू से उसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसमें हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल अटेन किया जाता है, कैसे इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमिन होता है। हम बेसिकली जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं इकोनॉमी में, तो हम दो अप्रोचेस को लेकर चलते हैं। पहली अप्रोच है AD एंड AS अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी आगे आएगा। हम एग्रीगेट डिमांड को C+I भी बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट सप्लाई को हम C+S भी बोलते हैं। भाई, एग्रीगेट सप्लाई होता है नेशनल इनकम। इसका मतलब है कि वही वाली बात होगी कि अगर आपने जो भी कमाया उसका हमेशा जो समेशन है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर होगा। मतलब कंजम्पशन प्लस सेविंग का समेशन हमेशा इनकम के बराबर होगा। तो हम AS को C+S भी बोलते हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे AD की जगह पे C+I लिख दिया और AS की जगह में C+S लिखेंगे, CC दोनों में कॉमन है तो हमारा CC कर गया। तो जो दूसरी अप्रोच आती है वो हमारी आती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इस तरीके से हम दो अप्रोचेस से इकोनॉमिक के इक्विलिब्रियम लेवल को की डिटर्मिनेशन को पढ़ते हैं, ADS अप्रोच एंड SNI अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ओके बच्चों, जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है उसमें आपको जो सबसे पहला स्टेप है वो देखना है assumptions। मतलब हम कुछ चीज़ों को एज्यूम कर रहे हैं, जिससे इससे पहले कि हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ें तो हमारी जो पहली एजम्पशन है वो है टू सेक्टर मॉडल। अगर आपको याद हो कि हम एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ दो सेक्टर्स लेकर चलते हैं, कंजम्पशन सेक्टर जो कि हाउस होल्ड करता है एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर जो कि फर्म्स करती हैं। सो हम सिर्फ दो सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। तो दूसरी हमारी एजम्पशन वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनॉमस। जो AD में C+I है, I जो है वो ऑटोनॉमस है। it do not vary with the change in the level of income, it remain fixed। and जो थर्ड है वो प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमिक का जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। एंड फोर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन। जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं तो हम शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि कैसे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करता है और इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करता है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको जो पहला स्टेप है वो आपको एजम्पशंस लिखनी है शॉर्ट में। उसके बाद आपको एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करना है। एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करके आपको थोड़ा सा एक लाइन लिखना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। बेसिकली इट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ इनकम। एंड जो दूसरी लाइन लिखनी है आपको लिखनी है इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट इन दिस सिनेरियो इज अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस, इट डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ इनकम। आपने एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप एग्रीगेट सप्लाई को डिफाइन करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक ही बात है। सो इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। हम बात कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द समेशन ऑफ फैक्टर इनकम्स। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को प्लस करेंगे, आपके पास नेशनल इनकम आएगा। सो एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम इज वन एंड द सेम थिंग। ओके बच्चों, जो थर्ड स्टेप है, पहले स्टेप में आपको एजम्पशन सीखना है, सेकंड में आपको AD और AS को थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। थर्ड स्टेप जो है, अगर ये ADS अप्रोच का क्वेश्चन 6 मार्कर आता है कि आपको 6 मार्कर लिखना है ADS अप्रोच से कि कैसे इक्विलिब्रियम डिटरमिन करता है, तो आपको एजम्पशंस, डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम एंड आगे दो स्टेप और लिखने हैं। लेकिन अगर आपको एक 4 मार्कर आता है तो आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा एजम्पशंस, डेफिनेशन, AD और AS के डेफिनेशन, डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको टेबल की हेल्प से कैसे ADS अप्रोच से आप इक्विलिब्रियम डिसाइड करते हो ये बताने जा रहा हूँ। ये वही सेम फिगर्स है जो मैंने आपको बताया कि इसको आपको कैसे याद करना है। इनकम है 0 लिया, आप इसमें 100 ऐड करते जाओ। कंजम्पशन है, 0 के आगे जो कंजम्पशन है 40 विच इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, आप इसमें 80 ऐड करते जाओ।
सेविंग इनकम माइनस कंजम्पशन आपके पास सेविंग आ जाएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि शुरू में कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होता है, हमारा जो सेविंग है वो नेगेटिव में आएगा। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम होती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी पॉजिटिव सेविंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन इन्वेस्टमेंट हमने एज्यूम करा 40, मतलब अगर आप पूरी टेबल में ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नंबर याद रखना है 40, जो 40 ये वाला है, और वही 40 आप इन्वेस्टमेंट में पूरा सारा फिगर वही सेम कॉपी कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट आ गया आपके पास, आपको एग्रीगेट डिमांड निकालना है। एग्रीगेट डिमांड होता है सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब आप सी और आई को प्लस करेंगे आपके पास एडी आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, तो 80 के बाद अगर आप 80 ऐड करते जाएंगे आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम एक ही बात होती है। जो इनकम हमारी ये लिखो तो ये सेम फिगर हमारा यहाँ पर भी आएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जब आप इसमें कंजम्पशन और सेविंग करेंगे। तो सपोज आपने कंजम्पशन और सेविंग को ऐड करा 40 प्लस माइनस 40 आपके पास 0 आ गया, 120 प्लस माइनस 20 आपके पास 100 आ गया, एंड सो ऑन। अब जब आप पूरी टेबल को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक ऐसे पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल दिखेगा जहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। भाई यहाँ पे नहीं है हमारा एडीएस बराबर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दिस इज द पॉइंट वेयर आर एडी एंड एएस इज इक्वल, मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। मैंने आपको बताया था कि हम इक्विलिब्रियम को दो तरीके से मेजर करते हैं, एक है एडीएस अप्रोच, एक है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी भी अप्रोच से मेजर करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एस एंड आई है वो बराबर है, मतलब दोनों अप्रोचेस से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल ऑलवेज बी एट द सेम पॉइंट, एक ही जगह पे आपको इनकम इक्विलिब्रियम इनकम दिखाई देगा। ओके बच्चों, अगला आ गया हमारा डायग्राम। हम कैसे डायग्राम की हेल्प से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से इकोनॉमिक के इक्विलिब्रियम को दिखा सकते हैं। भाई हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इनकम कर्व एक ही बात है। हमारा ये कर्व हमेशा 45 डिग्री बनेगा। एग्रीगेट डिमांड हमेशा हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है पॉजिटिव साइड से। अब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि इकोनॉमी दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। जब आप नीचे लाइन खींचेंगे तो आपके पास इनकम इक्विलिब्रियम इनकम आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। अब भाई इस पॉइंट पर ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है हमारा हर जगह पे ये पूरा एग्रीगेट डिमांड शो करता है, बट एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में है उस डिमांड को हम बोलेंगे अफेक्टिव डिमांड। ओके बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉस करते हैं, वहाँ पे हमें इकोनॉमिक का इक्विलिब्रियम लेवल मिलता है। अगर हम इस लाइन को नीचे खींचेंगे तो ये आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब हमारे सामने दो सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन है जहाँ पे कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे एग्रीगेट डिमांड हमारे पास इतना है, एग्रीगेट सप्लाई इतना है, मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन किया जाएगा? आपको ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ इकोनॉमी विल अटेन इक्विलिब्रियम इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी इज लेस देन एएस। तो पहली सिचुएशन यहाँ पे कि एडी इज ग्रेटर देन एएस। भाई एडी ज़्यादा का मतलब है कि इकोनॉमी में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू सप्लाई, मतलब फर्म्स कम प्रोड्यूस कर रही है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गई है। अब क्या होगा अगर ऐसा होता है कि जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्रोड्यूसर ऑब्वियसली अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, और वो जब तक अपनी सप्लाई को बढ़ाते रहेंगे जब तक कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेती, यहाँ पे कि एडी और एएस बराबर नहीं हो जाता। जो दूसरी सिचुएशन है, पहली है एडी इज ग्रेटर देन एएस और दूसरी है अगर एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, जो ये वाला पार्ट है। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, मतलब इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फर्म्स हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट इज एक्चुअली डिमांडेड। मार्केट में जो डिमांड है उससे ज़्यादा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर का जो गुड्स हैं वो बिक नहीं रही।
तो स्टॉक पाइल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अपनी सप्लाई को कम करेगा। तो प्रोड्यूसर जो अपनी सप्लाई को कम करेगा तो मूवमेंट विल बी लाइक दिस। एंड जब ये ऐसा चलता रहेगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगी और इस तरीके से इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो जाएगा। बच्चों, अब हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को डिस्कस कर रहे थे। मैं एक बार इसको फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ। जब भी आपसे क्वेश्चन आते हैं एडी एंड एएस अप्रोच से आपको इक्विलिब्रियम बताना है तो आपको सबसे पहले अजम्पशंस लिखनी है। 4 अजम्पशंस हैं। मैंने आपको बताया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सेक्टर। पहली अजम्पशन 2 सेक्टर की है, दूसरा प्राइस लेवल कांस्टेंट है, तीसरा हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, और चौथा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस। आपको 4 एजम्पशंस लिखनी है। उसके बाद आपको एडी एंड एएस को शॉर्ट में डिफाइन और एक्सप्लेन करना है कि एडीएस क्या होता है। फिर आपको टेबल बनाना है। टेबल तभी बनाना है जब आपको, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन नहीं है तो आपको शेड्यूल या टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है जहाँ पे कि एडी एंड एएस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपको जो 2 हमने लास्ट में सिचुएशंस डिस्कस करी, अगर एडी एएस से ज़्यादा है या एडी एएस से कम है तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा, आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से आपका, अगर 6 मार्क है तो ये जो बनाना है, अगर नहीं है तो ये नहीं बनाना। इस तरीके से आपको एडीएस अप्रोच से आप आंसर लिखेंगे। बेटे, अब आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं कि आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है तो आपको सबसे पहले सेविंग को डिफाइन करना है। ऑब्वियसली सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। इफ इनकम इंक्रीजेस, सेविंग इंक्रीजेस। आपको इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना है विच इज़ अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस। इनकम बढ़े या कम हो, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम रहता है। उसके बाद आपको सेम टेबल है, आपका इनकम है, आप 0 लेंगे, 100 ऐड करते जाइए। कंजम्पशन 0 लेवल पे 40 है। जब आप इसमें 80 ऐड करेंगे आपके पास पूरा कंजम्पशन आ जाएगा। इनकम माइनस कंजम्पशन, आपके पास सेविंग आ गया। क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 40 है तो हमने पूरा 40 का फिगर ले लिया। अब जब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, उस पॉइंट पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अटेन करती है। तो जैसे हमारा इस केस में हमारा ये जो लेवल ऑफ इनकम है दैट इज 400 एट दिस पॉइंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बराबर है, दैट इज आवर इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, अब हम डायग्राम की हेल्प से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनॉमस था तो हमने इन्वेस्टमेंट कर्व बना लिया विच विल बी स्ट्रेट लाइन कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा इनकम लिखा जाएगा एक्स एक्सिस पे हमेशा। सेविंग कर्व हमेशा हमारा नेगेटिव से स्टार्ट होता है जिसको हम डिस सेविंग बोलते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सेविंग हमारा इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड, तो इनकम जैसे से बढ़ेगी सेविंग भी बढ़ेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व को काटता है। दिस इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब हम इससे नीचे लाइन खींचेंगे ये हमारा आगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, मतलब जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन जहाँ पे कि सेविंग जो इस पॉइंट पर ये है एंड इन्वेस्टमेंट जो ये है सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगी। और दूसरा पॉइंट, जब सेविंग हमारी है इतनी और इन्वेस्टमेंट है इतना, मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, तो इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे थे, जब डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि 2 सिचुएशन जहाँ पे कि इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। एक सिचुएशन थी जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है और दूसरी थी जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत एक छोटे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है का मतलब है कि लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं। भाई अगर कोई भी इकोनॉमी में इनकम होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग, अगर लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं इसका मतलब है वो कंजम्पशन पे कम खर्चा कर रहे हैं। बट जो कंजम्पशन होता है वो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट होता है, तो अगर कंजम्पशन कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। बट इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई सेम है, जो इक्वल टू का साइन है इट रिप्रेजेंट्स सेम। डिमांड लगातार कम हो रही है, इकोनॉमी में सप्लाई सेम है, तो अनसोल्ड गुड्स का स्टॉक पाइल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों का सामान बिकेगा नहीं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका सामान बिकेगा नहीं।
जब सामान्य बिकेगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपनी सप्लाई को कम करेंगे। जब वो सप्लाई को कम करेंगे तो उनको अपना एम्प्लॉयमेंट कम करना पड़ेगा। भाई उनको अब उतने लोग नहीं चाहिए जितने लोगों को अभी तक उन्होंने एम्प्लॉय कर रखा था। जब वो एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे तो लोगों की इनकम कम होगी। जब इनकम कम होगी तो लोग सेव कम करेंगे, और ये प्रोसेस सेविंग जब तक डिक्लाइन करती रहेंगी, ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक कि इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेती और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं हो जाते। दूसरी सिचुएशन, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से कम है, भाई लोग सेव कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मार्केट में ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है लोग सेव कम कर रहे हैं। अगर लोग सेव कम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। जब कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, भाई अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई सेम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा। अब उन्होंने क्या करा, अपनी सप्लाई बढ़ा दी। जब सप्लाई बढ़ाएगा तो उसको ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और अगर इनकम बढ़ेगी तो लोग सेव ज़्यादा करेंगे, और इस तरीके से जो सेविंग अभी तक इन्वेस्टमेंट से कम थी वो बढ़ते बढ़ते वापस से इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, हाउ इकोनॉमी विल अटेन इक्विलिब्रियम, सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, और इफ सेविंग्स आर लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो आपको इसको ऐसे करके एक्सप्लेन करना, आप इस चेन को याद कर लीजिए और फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इफ people are saving more, that means they are spending less on consumption. When consumption declines, it would result into decline in aggregate demand. Aggregate demand is declining, but aggregate supply is same. So producers, as they are not able to sell the goods, the stock is piling up, so they will reduce their supply. But in order to reduce their supply, they would have to reduce employment. उनको employment कम करना पड़ेगा. When employment declines, income will decline. When income declines, saving will decline, as people will have less money to save. So as a result of which, saving will keep on declining till a point where saving will become equal to investment. और अगर आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, if savings are less than investment means people are saving less, that means they are spending more on consumption. As consumption is one of the component of aggregate demand, if consumption increases, aggregate demand will increase, but aggregate supply is same. But if demand is increasing, supply is same, it would, then producers will have no option but to increase the supply. So when they increases the supply, they need to hire more people. So when employment increases, it would lead to a situation of increased income, and when people are earning more, income is rising, they will save more, and savings which are up to now less than investment, they will rise to an extent where saving will become equal to investment and economy will attain equilibrium.